आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सत्यवंत यादव है और मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज हम लोग हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में प्रगतिवाद को समझने व समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रगतिवाद में उसका परिचय जानेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा, अर्थ और उसके स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। फिर प्रगतिवाद को लेकर के विभिन्न साहित्यकारों का क्या दृष्टिकोण है, इसको समझने का प्रयास करेंगे और प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ साथ फिर उसके निष्कर्ष के संदर्भ पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक युग में प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 के बीच माना जाता है। 1936 से 1943 तक के हिंदी कविता साहित्य में जो आंदोलन चला वह प्रगतिवाद के नाम से जाना गया। इसकी शुरुआत 1936 से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और यह स्थापना के बाद लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, यानी सम्मेलन हुआ, जो मुंशी प्रेमचंद के नेतृत्व में हुआ। E.M. फोस्टर ने 1935 में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1936 में उसी की एक शाखा के रूप में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में जो सबसे ज़्यादा और सबसे विशेष भूमिका है उसमें सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। अब प्रगतिवाद के अर्थ एवं स्वरूप को हम समझने का प्रयास करेंगे। शुरू में प्रगतिशील लेखक संघ का ढांचा काफ़ी उदार था और प्रगतिशील विचार रखने वाले सभी लोग, चाहे उनकी विचारधारा कोई भी रही हो, उससे जुड़ते चले गए। लेकिन कुछ समय बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह मंच मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थन को प्रगतिशील होने की शर्त मानता था। यह धारणा स्पष्ट होने के बाद इस संगठन में वही रचनाकार बचे जो मार्क्सवाद पर निष्ठा रखते थे। शेष रचनाकारों ने स्वयं को इस मंच से अलग कर लिया और यह दावा किया कि प्रगतिशीलता और प्रगतिवाद दो अलग अलग धारणाएं हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में प्रगतिवाद से आशय उन कवियों के आंदोलन से है जो मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर विषय वस्तु और रचना प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। ऐसे कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, रामविलास शर्मा आदि प्रमुख हैं। दिनकर भी काफ़ी हद तक प्रगतिवाद की धारा में शामिल होते हैं, हालांकि वे सिर्फ मार्क्सवाद के प्रति प्रतिबद्ध न होकर कई विचारधाराओं में संतुलन साधने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक रही प्रगतिवाद का अगर हम साहित्यिक दृष्टिकोण देखें तो हम ये मानते हैं कि प्रगतिवाद मार्क्सवाद का एक साहित्यिक संस्करण है। इसीलिए उनका साहित्य संबंधी दृष्टिकोण प्रायः वही है जो मार्क्स, लेनिन तथा अन्य मार्क्सवादी विचारकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मार्क्सवाद के अनुसार साहित्य स्वायत्त एवं स्वतंत्र संरचना नहीं है, बल्कि समाज की उत्पादन प्रणाली का ही एक उप उत्पाद है। साहित्य निरुद्देश्य नहीं होता, स्वोद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य है शोषित वर्ग को उसके शोषण के प्रति जागरूक बनाना तथा क्रांति के लिए तैयार करना। साहित्यकार में साहित्यिक रचना करने की क्षमता न तो जन्म जन्मांतरी होती है, न ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त। साहित्य में मुख्य महत्व वस्तु कंटेंट का होता है, न कि रूप अर्थात फॉर्मेट का। रूप या शिल्प तो वस्तु को अनुसार स्वतः परिवर्तित होता है, क्योंकि शिल्प वस्तु का उप उत्पाद ही है। अब हम लोग प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम उसके भाव पक्ष पर विचार करते हैं। तो इसके भाव पक्ष में जो पहला आधार है वह यह है कि यह मार्क्सवाद पर विश्वास करता है। प्रगतिवादी चिंतक मार्क्सवादी हैं। प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास रखते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप पहले समाजवादी तथा अंततः साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। ये कवि सोवियत संघ में क्रांति का परचम फैलाने वाले मजदूर सेना को आदर के भाव से देखते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। यह समाजवादी यथार्थवाद पर बल देती है। प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं, आदर्शवाद या अध्यात्मवाद में नहीं। इनका यथार्थवाद समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है, जिनके अनुसार मानव के यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली है। मार्क्स ने कहा है कि सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। इसीलिए नागार्जुन कहते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। प्रगतिवादी साहित्य शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था रखता है।
प्रगतिवादी कविता में शोषण व अन्याय की चक्की में पिसते हुए मजदूर एवं किसान वर्गों के प्रति करुणा व आस्था का भाव है। कवियों को गहरा विश्वास है कि मजदूर व किसान वर्ग के वंचित लोग ही अंततः समाज की नियति बदलने में की शक्ति रखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल लिखते भी हैं, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपता देखा, गलता देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। यह प्रगतिवादी विचारधारा के कवि पूंजीवाद से घृणा करते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं, किंतु उसमें पैदा होने वाले धन को पूंजीपति हड़प कर रख लेते हैं। इसी अधिशेष मूल्य को हस्तगत करके वे मजदूरों का शोषण करते हैं। इसीलिए प्रगतिवादी कवि पूंजीवाद के प्रति विरोध का भाव रखते हैं। सामाजिक परिवर्तन की आस्था लिए यह साहित्य यह युग आगे बढ़ता है। प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। यह परिवर्तन हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा। इसीलिए दिनकर लिखते भी हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोराह समय का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। प्रगतिवादी साहित्य राजनीतिक चेतना से पूरी तरीके से लैस था। प्रगतिवादी कवि अन्य कवियों की तरह राजनीति से दूर नहीं भागते, बल्कि राजनीति को यथार्थ की पहचान का प्रतीक और यथार्थ बदलने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। ये उदारवादी लोकतंत्र का अंध समर्थन करने के स्थान पर उसकी आंतरिक विसंगतियों का चित्रण करते हैं और बताते हैं कि तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः किस प्रकार शोषक वर्ग के हितों की ही सुरक्षा में वह अभिवृद्धि करता है। खादी ने मलमल से चुपचाप सांठ-गांठ कर ढाली है, बिरला टाटा डालमिया की 30 दिन दिवाली है, लूटपाट के काले धन की करती है रखवाली, पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या काली। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्रगतिवादी साहित्य राष्ट्रीय चेतना से भी लैस था। इस समय दिनकर जैसे कवि थे जिनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। ये कवि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं हैं, न इन्हें राष्ट्र के गौरवमयी अतीत या महान दर्शन के प्रति भावुक होना पसंद है। ये तो राष्ट्र का महत्व राष्ट्र के वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं। जहाँ न भरता पेट देश व कैसा भी हो महानरक है, कागज़ की आज़ादी ले लो दो दो आने में। ग्राम्य प्रकृति का भी एक विशेषता इस दौर के कवियों में दिखाई देती है, जिसमें प्रगतिवादी कवि प्रकृति को सैलानी की नहीं किसान की आंखों से देखते हैं, क्योंकि ये कवि जन के प्रतिनिधि हैं, अभिजात वर्ग के नहीं। इनके यहाँ गुलाब के सौंदर्य का स्थान चने के सौंदर्य ने ले लिया है, क्योंकि वह जन सामान्य से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस युग के कवि लिखते हैं, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। इस दौर में प्रकृति का भी मानवीकरण किया गया, प्रेम का वर्णन देखने को मिलता है। शिल्प के हिसाब से देखा जाए तो प्रगतिवादी आंदोलन मूलतः कथ्य का आंदोलन था, शिल्प का नहीं। उसके अनुसार शिल्प कथ्य का उत्पादक होता है। प्रगतिवादी कविता सर्वहारा व श्रमिक की पक्षधर होने के नाते इस दायित्व बोध से युक्त है कि कविता शिल्प की चमक दमक से लदी हुई नहीं बल्कि आम आदमी के लिए बोधगम्य होनी चाहिए। इन्हें कविता में उसी जन प्रभाव की तलाश है जो पोस्टरों में दिखाई देती है। मुक्तिबोध ने कहा भी है कि चंद्र है, सविता है, पोस्टर ही कविता है। काव्य रूप प्रगतिवादी काव्य में प्रबंधात्मकता का अभाव है, क्योंकि यह कविता संघर्ष की कविता है। ऐसी कविता में प्रबंध के अनुशासन की उपस्थिति संभव नहीं है। भाषा प्रगतिवादी कवि सहज भाषा का प्रयोग करते हैं, जो जनसाधारण के जीवन की भाषा है। छायावाद ने जीवन की भाषा और काव्य की भाषा में जो अंतराल पैदा कर दिया था, उसे प्रगतिवाद ने समाप्त कर दिया। लोकधुन इस काव्य में लोकधुनों पर विशेष बल दिया गया है। प्रगतिवादी कविता जिस संघर्ष चेतना का प्रसार करना चाहती है, उसकी सहज अभिव्यक्ति लोकधुनों में ही संभव है। व्यंग प्रगतिवादी कवियों में व्यंग की क्षमता अत्यंत प्रभावशील उपस्थिति के साथ दर्ज है। समाज के मूल हितों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध होने के कारण ये कवि स्वार्थी और व्यक्तिवादी तत्वों को सहन नहीं कर पाते और तिलमिलाहट पैदा करने वाले तीखे व्यंगों का प्रहार करते हैं। जहाँ तक कि प्रतीक की बात करें तो प्रगतिवादी कविता इस बात को साफ साफ कहने की पक्षधर है। इन्हें समानतः प्रतीकों का मोह नहीं है, क्योंकि प्रतीक बात को छिपाते हैं। कहीं कहीं कुछ प्रतीकों के प्रयोग में इन्हें वर्ग संघर्ष की चेतना को भी व्यक्त किया है, जैसे तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घूसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टानी। ये पंक्तियाँ
वर्ग संघर्ष को व्यक्त करती हैं, पानी वंचित वर्ग को व्यक्त करता है, जबकि चट्टान शोषक वर्ग की मजबूत स्थिति को व्यक्त करती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 से 1943 तक है। मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ। यह समाज को शोषक और शोषित के रूप में देखता है। प्रगतिवाद शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने, उसे संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों का समर्थन करता है। यह पूंजीवाद, सामंतवाद, धार्मिक संस्थाओं में शोषक के रूप में चिन्हित कर उन्हें उखाड़ फेंकने की बात करता है। प्रगतिवादी धारा के प्रमुख साहित्यकारों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन रांगे, राघव आदि हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जो विचारधारा राजनीति में साम्यवाद है, दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।